अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है अ न्यू पेज। तो ये एडिटोरियल किस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो ये जो एडिटोरियल है ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो है ना ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। अब इस एडिटोरियल के ज़रिए हमें ये पता चलेगा कि कौन सी प्रोग्रेस की गई है, किन चीज़ों में बेहतरी आई है और कौन सी इश्यूज़ जो हैं वो अब भी मौजूद हैं। इसके अलावा ये एडिटोरियल हमें ये चीज़ भी बताएगा कि क्यों इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन का मजबूत होना आज के वक्त में ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ना ये आज का एडिटोरियल हमें बताएगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट जो चैनल पे न्यू हैं, जिन्हें ये नहीं पता इस क्लास में क्या होता है, उन्हें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि इस क्लास में हम न्यूज़पेपर के ज़रिए इंग्लिश को सीखते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी रीडिंग स्किल्स बेटर होती है, राइटिंग स्किल्स बेटर होती हैं। इसके अलावा हमें कुछ ऐसी फ्रेजेस का पता चलता है जिनको हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है, मतलब ऐसी क्लासेस आपको पेड कोर्सेज में मिलती हैं जो मैं आपको यहाँ पे फ्री प्रोवाइड कर रही हूँ। और आज के एडिटोरियल में कुछ ऐसा हुआ है कि पिछले कुछ दिनों ना कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ना क्वेश्चंस किए थे और जो सवाल उन्होंने पूछे थे ना 3 to 4 स्टूडेंट्स ने, मज़े की बात यह है कि वो सारी चीज़ें जो है ना वो आज के एडिटोरियल में आ गई हैं और एक ही एडिटोरियल में वो सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे। और आज की क्लास में हम इन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, इन कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि नंबर ऑफ द नंबर ऑफ का डिफरेंस क्या होता है और इतने ईजी वे में मैं आपको समझाऊंगी ना कि ये दोबारा आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा हम देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज क्या होती है, इनका एक्टिव स्ट्रक्चर, इनका पैसिव स्ट्रक्चर, ये भी आज ही के एडिटोरियल में हम देखेंगे। होता है कि ये वाली जो लाइव वर्ब होती है इसका क्या मतलब है, इस वर्ब का मतलब क्या है, इस वाली लाइव वर्ब का मतलब क्या है। तो ये सब चीज़ें भी हम आज की इस क्लास में करेंगे। तो चलें अब इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। कह रहे सेक्रेटरी आमना बलोच ट्रिप, कहता इनकी जो ट्रिप थी, अच्छा कहाँ थी, कहता टू ढाका, कहता ढाका की तरफ, हैज़ ब्रीथ न्यू लाइफ इनटू पाकिस्तान्स लॉन्ग डोरमेंट रिलेशनशिप विद बांग्लादेश के साथ। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है, हैज़ ब्रीथ। अब इसकी जो है हम अब वो कैप चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये चीज़ देखो कि यहाँ पे ब्रीथ का मतलब क्या है, ठीक है। अगर ये जो फ्रेज़ है ना ब्रीथ न्यू लाइफ इनटू समथिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज़ में जान भरना, किसी चीज़ को रिफ़्रेश करना, उसको रिवाइव करना, उसको जिंदा करना। उसके बाद आता है ये डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है सोया हुआ, जो एक्टिव ना हो, जो छुपा हुआ हो, मतलब एक ऐसी चीज़ जो जिंदा तो हो लेकिन एक्टिव ना हो, तो उसके लिए बोलते हैं डोरमेंट। और लॉन्ग का मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है ऐसा रिलेशनशिप जो काफ़ी अरसे से ना इस तरह की हालत में था, जो एक्टिव नहीं था। और रिलेशनशिप किसके साथ था वो विद लगा के इसने हमें बता दिया। कह रहा टॉक्स, यहाँ पे टॉक्स से क्या मुराद है, टॉक्स का मतलब है डिस्कशंस, कन्वर्सेशंस, जो बातचीत थी। वर हेल्ड आफ्टर अ डिप्लोमेटिक पॉज, कहता है ये जो कन्वर्सेशन थी, ये जो डिस्कशन थी, ये टुक प्लेस हुई, ये अकर हुई कब, कहता इतने पॉज के बाद। कहता ये पॉज कैसा था, कहता ये पॉज डिप्लोमेटिक था। डिप्लोमेटिक पॉज का मतलब क्या होता है ये मैं एंड पे बताती हूँ। अच्छा ये पॉज जो था, ये जो वक्फा था, ये कितने टाइम का था, वो ऑफ लगा के बता रहा है 15 ईयर्स का, 15 साल तक ये पॉज रहा है इनके रिलेशनशिप में। इन अ कॉर्डियल एटमोसफेयर, एक ऐसे एटमोसफेयर में जो कि कॉर्डियल था। कॉर्डियल का मतलब फ्रेंडली, दोस्ताना। तो अब इसमें वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये बात कर रहा है कि ये जो डिस्कशन थी, ये जो बातचीत थी दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में, कहता ये कब हुई, कहता ये 15 साल के डिप्लोमेटिक पॉज के बाद हुई। और किस एनवायरनमेंट में हुई, किस एटमॉस्फेयर में हुई, किस माहौल में हुई, कहता वो बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुई, मतलब बहुत ही दोस्ताना माहौल में हुई। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये सब की सब हमारी वर्ब है। अब इसकी वो कैप चेक करते हैं।
अच्छा, अब इसने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक का मतलब क्या होता है? देखो, अगर हम ना डिप्लोमेटिक ना किसी पर्सन के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर हम ये बोले ना कि वो पर्सन जो है वो डिप्लोमेटिक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो ऐसे तरीके से बात करता है जो किसी को बुरा ना लगे, जिससे झगड़ा ना हो। मतलब वो बहुत ही समझदारी और तमीज़ से बात करता है। तो ये पर्सन क्या है? वो डिप्लोमेटिक है। मतलब अगर टू पार्टीज़ है ना, तो वो इस तरह से बात करेगा कि कोई भी पार्टी जो है वो उससे नाराज़ ना हो और दोनों पार्टीज़ के दरमियान में झगड़ा ना हो। इसी से बनता है डिप्लोमेटिक रिलेशन। डिप्लोमेटिक रिलेशन से क्या मुराद है? इसका मतलब होता है दो मुल्कों के दरमियान रस्मी दोस्ती या रिश्ते। और इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं। और अच्छे से बात क्यों करते हैं? ताकि कोई अमन से, सुकून से किसी मसले का हल निकाल सकें। तो ये होते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन। मतलब उनको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई मसले मसाइल होते हैं या कोई फ्यूचर की कुछ प्लानिंग करनी होती है, तो वो इस तरह से करते हैं। अगर उनके दरमियान में डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छी है, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। और डिप्लोमेटिक टॉक क्या होती है? डिप्लोमेटिक टॉक का मतलब होता है ऐसी बातचीत जो तमीज़ और सोच समझ कर की जाए, ताकि कहीं टेंशन ना हो। अक्सर आप कहते हो ना कि इस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के साथ डिप्लोमेटिक टॉक की। मतलब उसने इस तरीके से बात की कि जो मसले का हल है वो पुरअमन तरीके से निकल आए। मतलब कोई बुरे तरीके से उसने बात नहीं की, उसने अच्छे तरीके से बात को रखा। और डिप्लोमेटिक पॉज का मतलब क्या है? ये वाला जो डिप्लोमेटिक पॉज है ना, इसका मतलब है कि ये वाला जो इन्होंने ब्रेक लिया था ना, ये एक सोचा समझा था। मतलब उन्होंने सोच समझ के लंबी खामोशी या ब्रेक के बाद एक दूसरे से बात की। मतलब उनको लगा था कि ये जो कंट्रीज़ हैं इनके दरमियान में अभी रिलेशन अच्छे नहीं है, तो उन्होंने क्या किया? एक पॉज ले लिया। मतलब वो दोनों कंट्रीज़ के लिए बेटर था। तो ये क्या हुआ? डिप्लोमेटिक पॉज हुआ। अब आगे देखते हैं। कह रहा फॉर टू लॉन्ग, कहता काफ़ी लंबे अरसे से। टाइज हैड बीन आइसी, कहता जो टाइज थी ना, जो कनेक्शन था दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में, वो बहुत ही आइसी था। आइसी होने का मतलब क्या था? वो बहुत ही कोल्ड था, वो बहुत ही अनफ्रेंडली था, मतलब बहुत ही सर्द था। पर्टिकुलरली, कहता ख़ास तौर पर, अंडर द आउस्टेड अवामी लीग गवर्नमेंट ऑफ शेख हसीना। आउस्टेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिसको रिमूव किया गया, जिसको हटाया गया पावर से, जिससे पावर छीनी गई। कहता वो वाली, ख़ास तौर पर कहता वो वाली अवामी लीग गवर्नमेंट जो कि शेख हसीना की थी। कहता विच वॉज क्लोजली अलाइंड विथ न्यू दिल्ली, कहता जो कि बहुत ही क्लोजली अलाइंड थी, मतलब वो बहुत ही नज़दीक थी किसके? इंडिया के। एंड मेंटेन्ड अ डिस्टेंस, और उसने एक डिस्टेंस को बरकरार रखा, एक फासले को बरकरार रखा फ्रॉम इस्लामाबाद, मतलब पाकिस्तान से। अब इसकी हम वो कैप चेक करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये देखो अलाइंड विद का मतलब क्या होता है। देखो अलाइंड विद का मतलब होता है कि किसी चीज़ के साथ मुताबिकत रखना या उसके साथ एक जैसी सोच या राय रखना। मतलब जैसी सोच या राय इसकी थी, वैसी सोच या राय उसकी थी। मतलब ये दोनों जो थे वो सेम पेज पर थे। उसके बाद इसने वर्ड यूज़ किया मेंटेन। मेंटेन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रिजर्व करना, कंटिन्यू रखना, जारी रखना। और ये जो डिस्टेंस है, इससे क्या मुराद है? इसका मतलब है फासला रखना, ठीक है, सेपरेशन रखना, गैप रखना, फ़र्क रखना, दूरी रखना। और ऑस्टेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिसको रिमूव किया गया, जिसको एक्सपेल किया गया, जिसको डिसमिस किया गया, जिसको निकाला गया, जिसको आप कह सकते हो हटाया गया है। कहता विद, कहता किसके साथ? विद अ डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन ढाका। इससे मुराद क्या? मतलब गवर्नमेंट के चेंज होने के साथ, मतलब ढाका में लीडरशिप के चेंज होने के साथ द स्पेस हैज़ ओपनड अप। कहता जो स्पेस थी वो ओपन अप हुई। यहाँ पे स्पेस ओपन अप होने से मुराद ये है कि वहाँ पे गुंजाइश पैदा हुई, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हुई। अच्छा, किस चीज़ के लिए? कहता फॉर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के लिए, टू टर्न अ न्यू पेज, के मतलब वो फिर से स्टार्ट करें, फिर से किसी चीज़ को लेकर चलें, मतलब अपने पास्ट को पीछे छोड़ें और नई शुरुआत करें। तो वो ये बात कर रहा है कि जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो इनको इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिली थी। अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गवर्नमेंट, वहाँ की लीडरशिप, वहाँ की हुकूमत।
और ये जो स्पेस है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अपॉर्चुनिटी। आप इसको मौका कह सकते हो, आप इसको रूम बोल सकते हो। रूम का मतलब ये होता है गुंजाइश, ठीक है। और ओपन अप होने का मतलब क्या है, ये जो चीज़ है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये क्रिएट हुई है, ये अवेलेबल हुई है। टर्न का मतलब क्या होता है, वैसे ये एक प्रॉपर फ्रेज है, टू टर्न अ न्यू पेज। इसका मतलब होता है नई शुरुआत करना, ठीक है। माजी को भूल जाना और नई शुरुआत करना। अब इसको ब्रेक करते हैं। देखो, टर्न का मतलब होता है चेंज कर देना, तब्दील कर देना। अच्छा, किस चीज़ को कहता है, एक नए पेज को। पेज क्या होती है, पेज का मतलब है फेस, एक मरहले को, एक स्टेज को। तो वहीं से ये सारा मिलकर बना हुआ है, टू टर्न अ न्यू पेज। अब वो कह रहा है अ नंबर ऑफ टॉपिक्स वर डिस्कस्ड एट थर्सडेज मीटिंग। कहता बहुत सारे जो टॉपिक्स थे, टॉपिक से मुराद क्या है, बहुत सारे जो इश्यूज थे, बहुत सारे जो सब्जेक्ट थे, उस पे उसको डिस्कस किया गया, उसके बारे में बातचीत की गई। कब, जुमेरात की इस मीटिंग में, ठीक हो गया। अब देखो, इसने यहाँ पे यूज़ किया है आ नंबर ऑफ, ठीक है। उसके बाद इसने लगाया है टॉपिक्स, और उसके बाद इसने जो वर्ब है वो क्या यूज़ की है, वर्ड। अब इसके ऊपर डिटेल में एक कॉन्सेप्ट है, ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए तो तब हम करते हैं, ठीक है, ताकि आपका फ्लो भी बन जाए। कह रहा है द टू साइड्स, कहता है ये जो दोनों साइड्स हैं, पाकिस्तान की और बांग्लादेश की, कहता है वेलकम, उन्होंने वेलकम किया। वेलकम करने का मतलब क्या है, मतलब वो बहुत हैप्पी थे इस चीज़ से खुश थे, उन्होंने इस चीज़ को अप्रूव किया। अच्छा, किस चीज़ को, द लॉन्च ऑफ डायरेक्ट शिपिंग, ये जो डायरेक्ट शिपिंग है इसके लॉन्च को, मतलब इसकी शुरुआत को, इसकी बिगनिंग को। अच्छा, किसके दरमियान, कहता है बिटवीन कराची एंड चिटागोंग, इनके दरमियान में। कहता एंड अंडरस्कोर, और उन्होंने क्या किया, अंडरस्कोर किया। अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है, मतलब उन्होंने जोर दिया, उन्होंने इस पे स्ट्रेस डाला, किसके ऊपर, द नीड, ज़रूरत के ऊपर। अच्छा, ज़रूरत कौन सी, कहता है टू रिज्यूम, कि फिर से शुरू करें, किस चीज़ को, डायरेक्ट एयरलिंक्स, इनको, और क्या करें, फैसिलिटेट करें, आसान बनाएं वीज़ास को, एंड डीपन ट्रेड, और ट्रेड को डीपन करें, मतलब इस चीज़ को इंक्रीज़ करें, इस चीज़ को इम्प्रूव करें। अब ये देखो, इसने यहाँ पे पहले एक बात की थी कि बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया गया था थर्सडे की मीटिंग वाले दिन। देखो, अगर हम लिखते ना कोई ये इस तरह का आर्टिकल, तो हम क्या करते हैं, हम वहीं पे स्टॉप करके कोई नई बात डाल देते। लेकिन मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी, जब आप एडिटोरियल्स रीड करते हो, जब आप ऐसे राइटर्स को पढ़ते हो ना, तो आपको पता चलता है कि थॉट्स को कनेक्ट कैसे करना है। अगर इसने यहाँ पे सब्जेक्ट की बात की, इसने टॉपिक्स की बात की, तो नेक्स्ट लाइन में उसने वो सारे टॉपिक्स हमें बता दिए कि कौन कौन से टॉपिक्स पे बात की गई थी। तो इस तरह से ये आइडियाज़ को कनेक्ट करते हुए एक चेन बनाते हुए लेकर चलते हैं। जब ये राइटिंग की क्लास लाएंगे तो उसके ऊपर मैं और चीज़ें आपको डिटेल से बताऊंगी, और आपको लगेगा कि ये चीज़ें इतने सालों से ना एक, क्या कहते हैं उसको, एक वो मुश्किल बनी हुई थी, और ये चीज़ें इतनी आसान हैं। अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। देखो, यहाँ पे इसने वर्ड यूज़ किया साइड। साइड्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है पार्टीज, इसका मतलब है ग्रुप्स। ये जो दोनों पार्टीज थी, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनकी बात कर रहा। देखो, यहाँ पे इसने वर्ड यूज़ किया वेलकम। वेलकम का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। अगर आप एडिटोरियल्स रीड करते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे एम्ब्रेस वर्ड भी यूज़ होता है, ठीक है, EMBRACE। उसका मतलब भी क्या होता है, उसका मतलब भी यही होता है किसी चीज़ को खुशी से कबूल करना, किसी चीज़ को खुश आमदीद कहना। उसके बाद इसने वर्ड यूज़ किया लॉन्च। लॉन्च है नाउन, इसका मतलब है किसी चीज़ की शुरुआत को, किसी चीज़ के आगाज़ को। और ये डायरेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है इमीडिएट, फौरी, स्ट्रेट, बगैर किसी रुकावट के। अंडरस्कोर करने का मतलब क्या है, इसका मतलब है इस चीज़ पे हाईलाइट किया, इस चीज़ पे उसने जोर डाला। रिज्यूम करने का मतलब होता है रीस्टार्ट करना, फिर से शुरू करना। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को आसान बनाना, और जिस चीज़ को आसान बनाना है उसने आगे मेंशन कर दिया। डीपन करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करना, किसी चीज़ को इंटेंसिफाई करना, उसको बढ़ाना। अब आगे देखते हैं। कह रहे दीज स्टेप्स, कहते हैं ये वाले जो इकदाम हैं, स्टेप से मुराद क्या है, ये जो एक्शंस लिए हैं आपने, ये जो मेजर्स लिए हैं, कहता आर एसेंशियल, कहता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, किस चीज़ के लिए, कहता टू रीबिल्डिंग, कि फिर से रीबिल्ड करें। किस चीज़ को, ट्रस्ट को, मतलब फिर से ट्रस्ट को रिस्टोर करें। ये जो रिलेशनशिप टूटे हुए थे ना, इनको रिपेयर करें।
एंड इम्प्रूविंग और बेहतर बनाने के लिए पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, मतलब लोगों का लोगों के साथ जो कॉन्टैक्ट है उस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए ये जो स्टेप्स थे ये बहुत असेंशियल हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। देखो इसने एसेंशियल के बाद किस चीज़ का यूज़ किया है, इसने जेरेंट का यूज़ किया है। एसेंशियल 2 के बाद इसने रीबिल्ड नहीं लिखा, इसने रीबिल्डिंग लिखा, और यहाँ पे इम्प्रूव नहीं लिखा बल्कि इम्प्रूविंग लिखा। इस चीज़ को आप याद कर लें। और ये जो चीज़ है ना स्टेप, ये हमारा सब्जेक्ट है और लिंकिंग वर्ब है और ये एडजेक्टिव है। ये जो स्टेप्स हैं ये एसेंशियल हैं, ये क्रूशियल हैं, ये इम्पोर्टेंट है। कह रहा पाकिस्तान ऑफर, पाकिस्तान ने ऑफर किया, मतलब पाकिस्तान ने इस चीज़ को पेश किया, प्रोवाइड किया। अच्छा किस चीज़ को, उसने कहा कहता एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ को, मतलब एजुकेशन के चांसेस को, स्टडी के चांसेस को, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ को। अच्छा किस में, कहता इन एग्रीकल्चर में। कहता वाइल जबकि बांग्लादेश एक्सटेंडेड, बांग्लादेश जो था उसने एक्सटेंड किया, उसने भी प्रोवाइड किया, उसने भी ऑफर किया किस चीज़ को, टेक्निकल ट्रेनिंग को। अच्छा किस में, कहता इन फिशरीज एंड मैरीटाइम स्टडीज़, इन वाली स्टडीज़ में, इन सब्जेक्ट में। तो अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। देखो ऑफर करने का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोवाइड करना, या एक्सटेंड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं जो आगे इसने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। और इसमें क्या देखने वाला है, अच्छा ये मैरीटाइम जो होता है ना, इससे मुराद क्या है, इसका मुराद है समुद्री। देखो इसने यहाँ पे वाइल का इस्तेमाल किया, देखो वाइल के साथ ना इसने 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट किया। उसने कहा जहाँ ये जो कंट्री थी इसने इन चीज़ों को ऑफर किया, और दूसरी तरफ जो दूसरी कंट्री थी उसने इन चीज़ों को ऑफर किया। अब आगे देखो, कहता द टू, देखो ये जो द आर्टिकल है उसके बाद टू लगा हुआ है। द टू से मुराद क्या है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसने द आर्टिकल लगाया है, ठीक है। अगर ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम यहाँ पे मेंशन ना करता इतनी लाइंस में तो फिर ये इस तरह से आर्टिकल लगा के नहीं लिख सकता था। कहता द टू ऑल्सो एक्सप्लोर्ड, कहता इन दोनों ने एक्सप्लोर किया, मतलब दूसरी चीज़ों को भी कंसीडर किया। अच्छा किन चीज़ों को, कहता एनहेंस कल्चरल एंड मीडिया कोऑपरेशन, कि मतलब उन्हें लगा कि ये जो आर्ट्स है, ये जो कल्चर है, मीडिया हो गया, टीवी फिल्म्स वगैरह आ गए। कहता इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं परफॉर्मेंसेस एंड आर्टिस्ट एक्सचेंजेस, मतलब जिसमें शोज़ होना है जैसे म्यूज़िक, डांस, थिएटर, तो कहता इन चीज़ों को भी उन्होंने कंसीडर किया। मतलब वो चाहते हैं कि ये जो परफॉर्मेंसेस हैं, ये जो फनकार हैं, ये जो आर्टिस्ट हैं, ये एक दूसरे की कंट्री में जाएं, वहाँ पे परफॉर्म करें, तो ये वाली चीज़ जो है इसमें भी बेहतरी आए। अच्छा अब इसने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लुक इनटू करना, उसको एग्जामिन करना, उसका जायज़ा लेना। तो मतलब उन्होंने ये वाली चीज़ें भी देखी कि इनमें भी तो हम बेहतरी ला सकते हैं, तो इसलिए उसने ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन की हैं। और एनहेंस्ड, ये जो इसने वर्ड यूज़ किया इसका मतलब होता है इम्प्रूव्ड, स्ट्रेंथन्ड, मतलब बहुत ही बेहतर। अब हम आज का कॉन्सेप्ट देखते हैं अ नंबर ऑफ, ठीक है। अब देखो ये अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में क्या डिफरेंस है। देखो अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारे। अ नंबर ऑफ के बाद आप हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करोगे और उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। इसी तरह से बनता है द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ का मतलब होता है टोटल काउंट, मतलब गिनती। द नंबर ऑफ के बाद आप प्लूरल नाउन को तो मेंशन करोगे, लेकिन इसके बाद जो है सिंगुलर वर्ब आएगी। इन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये देखो इनकी एग्जाम्पल्स। कहता अ नंबर ऑफ गेस्ट्स आर कमिंग टुनाइट, कि बहुत सारे जो गेस्ट हैं वो आज रात आ रहे हैं, ठीक है। अ नंबर ऑफ के बाद मैंने क्या किया, प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया। मैंने गेस्ट नहीं लिखा, गेस्ट्स लिखा है, मतलब प्लूरल बनाया अपने नाउन को। और उसके बाद जो वर्ब आई है वो भी प्लूरल आई है। अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स आर गोइंग टू द पार्टी, मतलब बहुत सारे जो दोस्त हैं वो पार्टी में जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया। अब द नंबर ऑफ को देखो। कहता द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 30, कि जो स्टूडेंट्स की गिनती है ना, जो स्टूडेंट्स का काउंट है, कहता वो क्या है, वो 30 है, मतलब टोटल 30 स्टूडेंट्स क्लास में हैं। कहता द नंबर ऑफ कोविड केसेस, कहता जो कोविड केसेस की जो गिनती है ना इज़ गोइंग डाउन, वो नीचे जा रही है।
इसमें क्या होता है, इसमें द नंबर ऑफ के बाद हम प्लूरल नाउन का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इसके बाद जो वर्ब होती है वो सिंगुलर ही आती है। अब सिंगुलर क्यों आती है? वो इसलिए आती है, देखो ये ना नंबर की बात करता है, एक नंबर की बात करता है, एक डिजिट की बात करता है, एक खास नंबर की तरह इसका इशारा होता है, इसलिए इसकी जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। और आन नंबर ऑफ से मुराद होता है बहुत सारे, इसलिए उसकी वर्ब जो होती है वो प्लूरल होती है। आई होप कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये समझ आ गया होगा कि आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में क्या डिफरेंस होता है। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि इसने नंबर ऑफ के बाद यहाँ पे टॉपिक्स क्यों लिखा है और यहाँ पे वर्ड क्यों लिखा है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। कह रहे ड्यूरिंग द कंसल्टेशंस, कंसल्टेशन से मुराद क्या है, मतलब ये जो डिस्कशन हुई थी, ये जो टॉक्स हुई थी, इस दौरान कहता ढाका रिपोर्टेडली रीइटरेटेड, कहता ऐसी रिपोर्ट आई है कि इसने इस चीज़ को दोहराया है, मतलब इस चीज़ के ऊपर उसने फिर से जोर दिया है। अच्छा किसके ऊपर? कहता इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड, कहता इसकी जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, मतलब एक ऐसी डिमांड जो काफ़ी अरसे से उसने की हुई है। अच्छा किस चीज़ के लिए? कहता फॉर एन अपोलॉजी, एक अपोलॉजी के लिए, एक माफ़ी के लिए। अच्छा किसके लिए? कहता फॉर द इवेंट्स ऑफ 1971, मतलब उन इवेंट्स के लिए जो कि थे 1971 के। अच्छा अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है। देखो इसने यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया रिपोर्टेडली, इससे मुराद क्या होती है? देखो इसका मतलब है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किसी ने शेयर की है, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कंफर्म नहीं है, ऐसी रिपोर्ट आई है, ठीक है। हम नहीं कह रहे, वो जो राइटर है जिसने इस एडिटोरियल को लिखा है वो इस चीज़ को क्लियर कर रहा है कि ये मैं नहीं कह रहा, ये चीज़ कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट आई है कि ऐसा कुछ हुआ है। रीइटरेटेड, देखो रीइटरेट का मतलब होता है रिपीट करना, फिर से दोहराना, रीस्टेट करना या उस चीज़ के ऊपर जोर डालना। और लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म से, मतलब बहुत पुरानी। और डिमांड है, उसके बाद इसने फॉर लगाया है कि किस चीज़ की डिमांड। अब आगे देखो, अब वो कह रहा है वाइल, जबकि द फॉरेन ऑफिस एक्नॉलेज, कहता है ये जो फॉरेन ऑफिस है ना पाकिस्तान के, उन्होंने एक्नॉलेज किया, मतलब इस चीज़ को कंफर्म कर दिया, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया दैट ये कि आउटस्टैंडिंग इश्यूज, कहता है ऐसे इश्यूज, ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि आउटस्टैंडिंग थे, मतलब जो काफ़ी अरसे से थे, जो अनरिजॉल्व थे, मतलब जो इम्पोर्टेंट इश्यूज थे जिनको पहले उनके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई थी, कहता वो वाले जो इश्यूज थे वो डिस्कस्ड, उनको डिस्कस किया गया। कहता इट एम्फसाइज्ड, अच्छा किस चीज़ के ऊपर जोर दिया? दैट ये कि बोथ साइड्स, कहता है ये जो दोनों साइड है पाकिस्तान और बांग्लादेश की, कहता एक्सप्रेस्ड देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन, कहता उन्होंने एक्सप्रेस किया अपने ओपिनियन को, मतलब अपने व्यूज़ को। अच्छा किस तरह से? रिस्पेक्टफुली, मतलब बहुत ही इज्जत के साथ, मतलब ये कहने का यही है कि दोनों ने जो अपनी बात रखी वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली रखी। और ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे इसने वर्ड यूज़ किया पोजीशन, पोजीशन से मुराद किया, इसका मतलब है उनके जो व्यूज़ थे, उनके जो ओपिनियंस थे, उनकी बात हो रही है। उसके बाद अब इसकी वो कैप्चर करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये देखो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग से मुराद ये है कि अनरिजॉल्व्ड, पेंडिंग, काफ़ी अरसे से वो वाले इश्यूज जो है ना वो वहाँ पे पड़े हुए थे ना, तो उनको डिस्कस किया गया। वो इश्यूज क्या थे? आउटस्टैंडिंग थे, अनरिजॉल्व्ड थे। अच्छा उसके बाद इसने वर्ड यूज़ किया एक्सप्रेस करना, इसका मतलब है उसका इजहार किया गया, उसको बयान किया गया, उसके ऊपर बात की गई। अच्छा उसके बाद इसने यूज़ किया रिस्पेक्टिव पोजीशंस। देखो सबसे पहले पोजीशन तो मैंने आपको बता दिया, पोजीशन क्या होता है? व्यूज़ को कहते हैं, स्टांसेस को कहते हैं, ओपिनियंस को कहते हैं, राय को कहते हैं, सोच को कहते हैं, ठीक है। रिस्पेक्टिव से मुराद दोनों की जो अपनी अपनी सोच थी या अपनी अपनी जो राय थी। और रिस्पेक्टफुली क्या है? ये एडवर्ब है, इसका मतलब है बड़े ही अदब से, बड़ी ही इज्जत से। अब आगे देखो, पाकिस्तान हैज़ प्रीवियसली, कहता पाकिस्तान जो है ना प्रीवियसली मतलब पास्ट में, शोन वो दिखा चुका है। अच्छा किस चीज़ को? विलिंगनेस को, मतलब कि वो ओपन है, वो बिल्कुल ही तैयार है किस चीज़ के लिए? टू इंगेज ऑन दिस फ्रंट, कि वो ये जो इशू है, ये ख़ास इशू की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करने के लिए या इसको डील करने के लिए। फिर एम डैश, कहता विद, कहता किसके साथ? कहता देन प्रेसिडेंट, कहता तब का जो प्रेसिडेंट था, कौन? परवेज़ मुशर्रफ, कहता ये वाला जो प्रेसिडेंट था। हैविंग एक्सप्रेस्ड रिग्रेट, कहता ये एक्सप्रेस करने के बाद,
कब? कहता है ड्यूरिंग हिज 2002 विजिट में। कहता है इसका 2002 में जो विजिट हुआ था टू ढाका मतलब बांग्लादेश में। अच्छा किसके ऊपर रिग्रेट? कहता ओवर द एक्सेसेस। अच्छा किसकी? कहता ऑफ दैट पीरियड, उस वक्त की। एक्सेसिस से यहाँ मुराद क्या है? इसका मतलब है जो भी गलत कोई एक्शन हुआ हो या जो भी वायलेंट एक्शन हुए थे 1971 कॉन्फ्लिक्ट में, कहता उसके ऊपर इन्होंने रिग्रेट शो किया था, मतलब उसके ऊपर उन्होंने सैडनेस शो की थी या अपना दुख शो किया था। तो वो ये बात कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। अच्छा विलिंगनेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेडीनेस, मतलब उसकी तैयारी, उसकी ईगरनेस के मतलब मैं तो तैयार हूँ इस चीज़ को ना डील करने के लिए या इस टॉपिक पे बात करने के लिए। इंगेज का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है इस चीज़ के ऊपर आप बात करना चाह रहे हो, इस चीज़ के ऊपर आप इंटरेक्ट करना चाह रहे हो। अच्छा ये जो फ्रंट है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस एस्पेक्ट के ऊपर, इस एरिया के ऊपर, इस पहलू के ऊपर। और यहाँ पे ये जो एक्सेसिव वर्ड है इसका मतलब होता है ज़्यादती, जिसको आप ये समझ लो रॉन्ग डूइंग्स। तो वो ये बात कर रहा है। अब ये जो चीज़ है ना हैविंग एक्सप्रेस्ड, ये क्या चीज़ होती है? देखो अक्सर आपको नज़र आता है एक नाउन लगा होगा और उसके बाद हैविंग और उसके बाद V3 लगा होगा। तो ये चीज़ें क्या होती हैं? इसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, आज हम इसको डिटेल से देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। अच्छा अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना हैविंग प्लस V3, ये क्या होता है? ये परफेक्ट पार्टिसिपल इसको बोलते हैं। ठीक है, ये होता है एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस V3। और ये जो होता है ना हैविंग बीन प्लस V3, ये क्या होता है? ये पैसिव वॉइस में होता है। अब इसकी एग्जांपल्स देखो ताकि आपको ये क्लियर हो सके। देखो हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट टू बेड, अपना काम फिनिश करने के बाद मैं सोने चला गया। ठीक है, अब ये जो हैविंग फिनिश्ड माई वर्क है ये क्या चीज़ है? ये बताता है कि एक काम होने के बाद जो है वो दूसरा काम हुआ। ठीक है, अब जब इसका एक्टिव वॉइस यूज़ किया जाता है ना तो उसका मतलब होता है कि ये जो दोनों काम है ये करने वाला एक ही पर्सन है और वो कौन है? ये आई। ठीक हो गया। अब ये देखो हैविंग स्टडीड हार्ड शी पास द एग्ज़ाम, के मतलब मेहनत करने के बाद उसने एग्ज़ाम को पास किया। अब मेहनत करने वाला कौन है? वो यही पर्सन है। और एग्ज़ाम पास करने वाला कौन सा पर्सन है? वो भी यही पर्सन है। तो एक पर्सन जो है वो दो काम कर रहा है और एक काम जो है वो दूसरे काम के होने के बाद हो रहा है। तो ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। और जब इसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो तब वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। कैसे होती है? ये देखो हैविंग बीन चीटेड शी स्टॉप ट्रस्टिंग पीपल, मतलब ये जो पर्सन है, ये जो लड़की है, इसने लोगों पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया। कब छोड़ा? जब उसको लोगों ने चीट किया। ठीक है, अब यहाँ पे दो काम तो हो रहे हैं लेकिन ये जो दोनों काम करने वाला जो है वो एक पर्सन नहीं है। यहाँ पे शी स्टॉप ट्रस्टिंग पीपल मतलब इसने ये काम किया है, इसने लोगों पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया। और ये जो चीज़ है हैविंग बीन चीटेड, अब ये वाला जो काम इसके ऊपर जो है वो हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर काम करने वाला कोई और है। यहाँ पे भी दो एक्शन होते हैं लेकिन इन दो एक्शन में ये डिफरेंस होता है कि ये दोनों एक्शन करने वालों के सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखो हैविंग बीन रिजेक्टेड ट्वाइस ही लॉस्ट होप, देखो कब उसने अपनी उम्मीद को खोया? उसने तब खोया जब उसको 2 दफ़ा रिजेक्ट किया गया। अब रिजेक्ट करने वाले कोई और लोग हैं। ठीक है, काम 2 ही हुए हैं। ठीक है, उसको एक तो रिजेक्ट किया गया, एक उसने अपनी उम्मीद को खोया। अब ये दोनों डूअर्स जो हैं ये डिफरेंट हैं, इसलिए यहाँ पे हमने पैसिव स्ट्रक्चर यूज़ किया है और यहाँ पे हमारा जो है वो एक्टिव वॉइस बना हुआ है। देखो अगर मैं इन सेंटेंसेस को पैसिव की जगह एक्टिव वॉइस में लिखूं तो इसका मीनिंग कैसे होता है? इसका मीनिंग ऐसे बनता हैविंग रिजेक्टेड ट्वाइस ही लॉस्ट होप, मतलब इसी ने रिजेक्ट किया 2 दफ़ा और इसी ने उम्मीद खो दी। अब ये वाला सीन तो नहीं हुआ कि उसने उम्मीद तब खोई थी, मतलब उसने किसी इंस्टीट्यूट में जो है ना वो एडमिशन लिया। ठीक है, वो चाह रहा था कि इस कॉलेज में या इस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो जाए, तो वहाँ पे वो 2 दफ़ा रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने के बाद उसकी उम्मीद जो थी ना वो ख़त्म हो गई कि मुझे नहीं लगता कि मेरा इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगा।
अब यहाँ पे अगर मैं एक्टिव वॉइस बनाती हूँ ना तो मेरा मीनिंग ही डिफरेंट हो जाता है। मेरा मतलब ये हो जाता है कि ये जो पर्सन था उसने खुद ही को ही 2 दफ़ा रिजेक्ट किया और खुद ही उसने अपनी होप को खो दिया, तो वो इस तरह से बन जाता है। तो ये वाली चीज़ जो है वो रॉन्ग है। तो अब आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हैविंग प्लस V3 क्या होता है और हैविंग बीन प्लस V3 क्या होता है। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे हैविंग के बाद V3 क्यों यूज़ किया गया है। अब आगे देखें। अच्छा देखिए, फिर मेरी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट होती है, सब स्टूडेंट से, कि बहुत से स्टूडेंट्स को अभी इस चैनल का नहीं पता, ठीक है। और ये जो एजुकेशन मैं आपको प्रोवाइड करती है ज़्यादातर पेड क्लासेस का ही पार्ट होती हैं और ये मैं सब आपको वैसे ही प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट बनती है कि इस चैनल को आप शेयर किया करें ताकि वो स्टूडेंट्स जिनको इस चैनल का नहीं पता वो इन चैनल्स पे आ सकें और इस चैनल के कुछ व्यूज़ बढ़ सकें, ताकि जो हम कुछ न्यू सीरीज़ हैं उसको ला सकें, इन टॉपिक्स को ज़्यादा डिटेल से कर सकें, क्योंकि इंग्लिश में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अभी हमें कवर करनी है। स्टिल मतलब इस चीज़ के बावजूद जो आपने ऊपर बोला ना, ये सारी बात बताई, कहता इस चीज़ के बावजूद स्टिल कहता सच इश्यूज़, कहता ऐसे जो इश्यूज़ हैं, मतलब जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं या इमोशनल टॉपिक्स हैं या कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं, फिर एम डैश कौन से वाले, कहता हाउ एवर सेंसिटिव। देखो वही बात की ना उसने जो मैंने भी बताई है कि ये वाले टॉपिक्स जो बहुत इमोशनल हैं, सेंसिटिव है, कंट्रोवर्शियल है, कहता शुड नॉट स्टैंड, कहता इनको स्टैंड नहीं करना चाहिए, मतलब ब्लॉक नहीं करना चाहिए, स्टॉप नहीं करना चाहिए, ये रास्ते में नहीं आना चाहिए। किसके, कहता इन द वे, उस चीज़ के रास्ते में। अच्छा किस चीज़ के रास्ते में, कहता ऑफ रिन्यूड कोऑपरेशन, मतलब ये जो फिर से ये एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बिल्ड कर रहे हैं, ये जो फिर से एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं, तो कहता है ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो इश्यूज़ हैं, ये रास्ते में नहीं आनी चाहिए इन चीज़ों के। अच्छा अब इसकी वो कैप चेक करो। देखो सेंसिटिव का मतलब होता है डेलिकेट, बहुत ही टची, बहुत ही कंट्रोवर्शियल, बहुत ही नाजुक, जिन पे बात करते हुए आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। तो ये इसलिए यूज़ किया इसने। और ये जो इसने यूज़ किया ना स्टैंड इन द वे, इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है ये हिंडर ना करे, ये रोके ना, ये रास्ते का पत्थर ना बने, ये इस चीज़ को प्रिवेंट ना करे। ये पूरी की पूरी एक फ्रेज़ है। और रीन्यूड का मतलब होता है जो फिर से रिवाइव हुई है, जो दोबारा शुरू हुई है, जो दोबारा से जिंदा हुई है, ये वो कोऑपरेशन है। कोऑपरेशन का मतलब होता है कोलैबोरेशन, टीम वर्क, पार्टनरशिप, ये जो इनका ताउन है, ये जो मिलजुल कर काम करना है। कहता इनफैक्ट से मुराद क्या है, मतलब इस चीज़ पे जोर दे रहा है, कह रहा है दे कैन बी एड्रेस्ड, कहता इनको मतलब इनको डिस्कस किया जा सकता है, इनको डील किया जा सकता है, इनके ऊपर बात की जा सकती है थ्रू किसके ज़रिए, कहता कंटिन्यूड डायलॉग के ज़रिए, मतलब एक ऐसे डायलॉग के ज़रिए, एक ऐसी डिस्कशन के ज़रिए जो कि कंटिन्यूड हो, जो कि ऑन गोइंग हो। अब वो कह रहे हैं इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान मस्ट रिमेन ओपन, कहता उसको ओपन रहना चाहिए, मतलब उसको विलिंग रहना चाहिए टू सच कन्वर्सेशन, ऐसी कन्वर्सेशन के लिए, मतलब ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन के लिए, बातचीत के लिए। इवन एज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एट द सेम टाइम, मतलब एक चीज़ तो ये भी इसने मेंशन की है कि इस्लामाबाद को ऐसे जो टॉपिक्स हैं, सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए, और एट द सेम टाइम, और साथ इसको क्या करना चाहिए, कहता इट सीक्स, मतलब ये कोशिश करता है टू एडवांस ब्रॉडर टाइज, मतलब कि ये इम्प्रूव करे इस टाइज को, इस कनेक्शन को, मतलब जो ओवरऑल रिलेशनशिप है ना दूसरे एरियाज़ में, जैसे ट्रेड हो गई, ट्रैवल हो गया, एजुकेशन हो गया, तो इन चीज़ों में भी एडवांस करे, मतलब इस चीज़ों को भी इम्प्रूव करे, इन चीज़ों को भी स्ट्रेंथन करे। तो वो ये बात कर रहा है, मतलब चाहे आप इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हो, पास्ट की बात कर रहे हो, लेकिन इस चीज़ के बावजूद आपको इन चीज़ों के ऊपर भी वर्क करना है। कहता देयर इज़ ऑलरेडी प्रोग्रेस, कहता अब इससे मुराद क्या है, ठीक, कहता इसका मतलब ये है कि कुछ पॉजिटिव स्टेप्स जो हैं ना वो पहले से लिए जा चुके हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए, टू बिल्ड ऑन करने के लिए, मतलब जो प्रोग्रेस उसने की है ना, मतलब जो तरक्की अब तक करता आया है इन दोनों की रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए, कहता वो जो रिलेशनशिप का बेहतर होना है ना, उसी चीज़ के ऊपर ये फाउंडेशन बनाए, उसी चीज़ के ऊपर ये दूसरी चीज़ों को बिल्ड करे। अच्छा किन चीज़ों को, कहता है डायरेक्ट प्राइवेट ट्रेड,
कहता है ये जो डायरेक्ट प्राइवेट ट्रेड है, मतलब जो बिजनेसेस हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं दोनों कंट्रीज की, वो आपस में ट्रेड करें। कहता है रिज्यूम लास्ट नवंबर, कहता है जो कि रिज्यूम हुई है, जो शुरू हुई है पिछले नवंबर में। कहता आफ्टर डिकेड्स ऑफ इंटरप्शन, कहता कई दहाइयों के इंटरप्शन के बाद था, मतलब कई टाइम से ये जो थी ये स्टॉप्ड थी। एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंपोर्ट्स, और जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंपोर्ट्स हैं ये वाली, कहता फॉलोड सून आफ्टर, जिन्होंने मतलब फॉलोड सून आफ्टर से मुराद क्या है, मतलब जो फौरी तौर पर स्टार्ट हुई थी, मतलब पहले प्राइवेट ट्रेड स्टार्ट हुई थी, उसके फ़ौरन बाद जो है ये चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंपोर्ट्स थी, ये स्टार्ट हुई थी। अब इसकी वोकैब देखते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस में थोड़े ट्रिकी होते हैं समझने में। अच्छा, ये जो चीज़ है ना बिल्ड ऑन, इससे मुराद क्या है, इसका मतलब है यूज़ एज अ बेस, मतलब इस चीज़ को ना बेस के तौर पर इस्तेमाल करो, मतलब आपने इस चीज़ को यूज़ किया और नीचे जो है ना उसकी फाउंडेशन बनाई, ठीक है, आपने बेस बना ली, इसके ऊपर जो है बाकी स्ट्रक्चर बनेगा। रिज्यूम्ड का मतलब क्या होता है, रीस्टार्टेड, कंटिन्यूड, फिर से शुरू हुई। और ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये इसके लिए आया है कि ये वो वाली डायरेक्ट प्राइवेट ट्रेड थी जो कि रिज्यूम हुई लास्ट नवंबर। और डिकेड से मुराद 10 ईयर्स। और उसके बाद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मतलब दोनों गवर्नमेंट के दरमियान में। और ये जो फॉलोड सून आफ्टर है, इससे मुराद क्या है, इसका मतलब है कि पहले एक चीज़ हुई और ये जो दूसरी चीज़ थी उसके फौरी बात हुई, इसने उस चीज़ को फॉलो किया। अब वो कह रहा है हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स। हाई लेवल कॉन्टैक्ट से मुराद क्या है, इसका मतलब है कि ये जो बड़े बड़े सीनियर लोग हैं, जो बड़े बड़े सीनियर लीडर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात कर रहा है, हेड ऑफ स्टेट की बात कर रहा है। कहता है इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है एट द D8 समिट, कहता है ये वाली जो समिट थी, मतलब D8 से मुराद क्या है, इसका मतलब है कि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 8 डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, मतलब 8 डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये जो ग्रुप है। कहता एंड थ्रू टेलीफोन एक्सचेंजेस, मतलब ये जो कंट्रीज़ के लीडर्स थे इन्होंने एक दूसरे के साथ कैसे बात की, उन्होंने टेलीफोन के ज़रिए एक दूसरे के साथ बात की। मतलब ये जो टेलीफोन एक्सचेंजेस हुआ ये किन के दरमियान में हुआ, कहता है बिटवीन लीडर्स के दरमियान में हुआ। इंडिकेट, कहता है ये जो चीज़ है ये इंडिकेट करती है, अच्छा क्या, अ म्यूचुअल विलिंगनेस, कि सबके दरमियान में एक विलिंगनेस है, मतलब दोनों साइड्स जो हैं ये रेडी हैं, ये ओपन है प्रोग्रेस करने के लिए। टू मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड का मतलब यही है कि प्रोग्रेस करने के लिए या पॉजिटिव स्टेप्स लेने के लिए। तो अब हमारा जो सेंटेंस है अगर आप देखो तो वो स्टार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक का। अब ये जो चीज़ है ना हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स, ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी जो वर्ब है वो ये पड़ी हुई है। हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स इंडिकेट अ म्यूचुअल विलिंगनेस टू मूव फॉरवर्ड, तो इस तरह से ये बना है। अब इसकी वोकैब देखें, हाई लेवल से मुराद क्या है, सीनियर की बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट लीडर्स की बात कर रहा है। और कॉन्टैक्ट्स मतलब ये जो इनकी इंटरेक्शंस हुई है, जो कनेक्शंस हुआ है, जो कम्युनिकेशंस है, जो राब्ते हैं इनके। समिट, समिट से मुराद क्या है, मीटिंग, ठीक है, ये जो इनकी मीटिंग हुई। टेलीफोन एक्सचेंजेस, इससे मुराद क्या है, मतलब टेलीफोन के ज़रिए जो इनकी कन्वर्जेशंस थी, जो कॉल्स थी, जो डिस्कशंस थी। और इंडिकेट करने का मतलब होता है शो करना, सजेस्ट करना या पॉइंट टू करना। मूव फॉरवर्ड का मतलब है प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना। अब आगे देखते हैं। अच्छा, मुझे स्टूडेंट से एक और क्वेश्चन भी करना था कि आप लोग चाहते हो कि मैं डेली एडिटोरियल ही यूज़ करूं आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। सैटरडे को तो हम स्टोरी करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे जो पहले वाले डेज़ हैं अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और न्यूज़ आर्टिकल ले आऊँ, जैसे ये डॉन न्यूज़पेपर के कुछ और भी आर्टिकल्स होते हैं ओपिनियन के अलावा, क्योंकि ओपिनियन जो होते हैं वो इजी भी होते हैं लेकिन ये लेंथी बहुत होते हैं। अगर उसके ऊपर वीडियो बनाने लग जाओ तो वीडियो तो 2 घंटे की तो मस्ट बनेगी। तो ये चीज़ मुझे बताइएगा, एडिटोरियल के अलावा आप कौन से आर्टिकल चाहते हो कि जिनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, या एडिटोरियल ही आपको पसंद है कि एडिटोरियल ही ठीक है। कह रहा है एज द रीजन ग्रैपल्स विद, कहता है ये जो रीजन है मतलब साउथ एशिया की बात कर रहा है कि ये जो साउथ एशिया रीजन है ये ग्रैबल विद कर रहा है। ग्रैबल विद का मतलब क्या होता है, ये किसी चीज़ को डील कर रहा है। अच्छा, किस चीज़ को, शिफ्टिंग अलाइंसेस, कि जो अलाइंसेस है वो शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब जो कंट्रीज़ की जो फ्रेंडशिप है, जो पार्टनरशिप्स हैं वो चेंज हो रही हैं। एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, और जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आ रही है मतलब जो इकोनॉमी है वो अनस्टेबल है, किसी को भी नहीं पता कि आगे क्या होगा, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, उसकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं
कहता स्ट्रोंगर टाइज, कहता जो मजबूत रिश्ते हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, कहता सर्व बोथ नेशंस, ये दोनों नेशंस को फ़ायदा पहुंचाती हैं, ये दोनों नेशंस को हेल्प करती हैं, वो ये बात कर रहा है। कहता इंक्रीज ट्रेड, एकेडमिक कोलैबोरेशन एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, फिर एम डैश कहते हैं इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ एंड कल्चरल इंगेजमेंट, और कहता है जिसमें ये वाली चीज़ें शामिल हैं। कल्चरल इंगेजमेंट से मुराद क्या, मतलब कल्चरल एक्टिविटीज़ जैसे म्यूज़िक को शेयर करना, आर्ट हो गया, ट्रेडिशंस हो गया, मीडिया हो गया, ये जो पहले हमने डिस्कस किया था। कहता मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड, मतलब कहता है ये जो चीज़ें हैं इनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है और हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है ये चीज़ और ये चीज़, ये सारा हमारा सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब पड़ी हुई है, ठीक है। ये पैसिव मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब आगे देखो, दिस इज़ अ रिलेशनशिप दैट डिज़र्व फॉर मोर अटेंशन, कहता है ये वो रिलेशनशिप है, ये वो कनेक्शन है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में जो कि डिज़र्व करता है, मतलब जिसको हासिल करना चाहिए। फॉर मोर अटेंशन मतलब बहुत ज़्यादा अटेंशन, बहुत ज़्यादा फोकस। देन कहता किस से कंपैरिजन कर रहा है, इट हैज़ रिसीव्ड, कहता जो वो रिसीव कर चुका है इन रिसेंट या हालिया सालों में। तो असल में वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये बात कर रहा है कि ये एक ऐसा ताल्लुक है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में, कहता जिसे हालिया सालों में जितनी तवज्जो मिली है ना, इससे कहीं ज़्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए। तो ये बात कर रहा है इस सेंटेंस में, दिस इज़ अ रिलेशनशिप दैट डिजर्व्स फॉर मोर अटेंशन, और देन लगा के इसने कंपैरिजन किया है उस अटेंशन से जो हमें अब तक मिल चुकी है रिसेंट ईयर्स में। द फाउंडेशंस फॉर रिकॉन्सिलेशन, कहता जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, रिकॉन्सिलेशंस मतलब कि ये जो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में जो बेहतरी है, जो इनका आपस में काम करना है, कहता है बिन लेट, कहता ये जो फाउंडेशन है उसको लेट कर दिया गया। अब ये जो चीज़ है ना, ले क्या होती है, ठीक है, इसके ऊपर एक डिटेल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, इसको मैं इस वर्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको समझ आए, और कन्फ्यूजन जो है ना इस लाई ले को लेकर ये सारी क्लियर हो जाएगी आज। अच्छा, अब ये जो लाई वर्ब होती है ना, इसके बारे में किसी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था, तो वो आज वैसे ही आ गया एडिटोरियल में, तो मैंने सोचा इसको कवर कर लूँ। देखो, एक वर्ब होती है लाई, और उसकी जो 3 फॉर्म्स होती हैं वो कुछ यूँ होती हैं, लाई, लाइट, लाइट। और ये वाला जो लाई होता है इसका मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है। अभी सिर्फ इनके मीनिंग्स देखो, बाद में मैं ज़रा डिटेल में जाती हूँ। एक होती है ले वर्ब, ठीक है, उसकी जो 3 फॉर्म्स होती है वो कुछ इस तरह से होती हैं। ले फर्स्ट फॉर्म होती है, लेट सेकंड फॉर्म होती है, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो लेड होती है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रखना, ठीक हो गया। इसमें जो है हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, हमें बताना होगा हम किस चीज़ को रख रहे हैं। एक होता है थर्ड, जहाँ होती है कन्फ्यूजन, वो होती है लाई वर्ब, ठीक है। अब ये वाला जो लाई वर्ब है इसका मतलब होता है लेटना। अब इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, जैसे लाई, ले, लेन, इसका मतलब है लेटना, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये जो लाई वर्ब है ना, इसकी 3 फॉर्म्स को देख लिया करो कि ये कौन सी बात कर रहा है। अब यहाँ पे जो लाई, लाइट, लाइट है, इसका मतलब होता है झूठ बोलना। जैसे आप ये कह दो कि मैंने अपने टीचर से झूठ बोला, उसने कल झूठ बोला, तो ये जो चीज़ें हैं ये आप इनके साथ कवर करोगे, ठीक है। अगर पास्ट की बात करनी है तो ये यूज़ करना है, और अगर परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाना है तो इसका इस्तेमाल करना है। और जब आपने बात करनी है ना किसी चीज़ को रखने की, जैसे किताब को मैंने मेज़ पर रख दिया या उसने बच्चे को बेड पे रख दिया, तो ये जो चीज़ें होती हैं इसमें ले का मतलब होता है चीज़ को रखना। और इसकी जो 3 फॉर्म्स होती हैं इसको याद कर लो, और इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। और ये वाला जो लेटना होता है ये होता है लाई, ले, लेन, और इसका मतलब बिल्कुल ऐसे होता है जैसे मैं बेड पर लेट गया, या वो घंटों से लेटी हुई है, वो घंटों से सो रही है, तो सोने के लिए वो जो लेटना है वो इस वर्ब से हम बताएंगे, ठीक है। इसकी 2nd और 3rd फॉर्म में कन्फ्यूजन होती है, इसको आप याद कर लीजिएगा, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि ये लाइव वर्ड और ये वाली लाइव वर्ड और ये जो ले, लेट, ले, लेन है, ये क्या चीज़ें हैं। अब आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि लेट क्या चीज़ है, ये ऐसी वर्ड्स का मतलब क्या होता है, ये क्यों इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं।
कहता है इट इज़ टाइम, कहता है ये वक्त आ गया है टू बिल्ड अपॉन दैम। कहता अब वक्त आ गया, ये जो सुलह के लिए जो बुनियादें रखी हैं ना, तो कहता अब वक्त आ गया है कि इन पर तमीर की जाए। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा एक इस छोटे से एडिटोरियल से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।